वो हमेशा एक ब्लॉकेजेस की तरीके से काम करते हैं। बैंक वाले कुछ देते नहीं क्या इसके लिए? मतलब बैंक वाले उसके लिए लोन देते तो इसके लिए कुछ फंडिंग नहीं करते? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे इवेंट्स करना बहुत पसंद है लोगों को। तो शायद मैं कोई इवेंट कर रहा हूँ, एनवायरनमेंट डे आ गया तो मैंने पेड़ लगा दिए, शायद मैंने ये महिला दिन है तो मैंने फेलिसिटेट कर दिया। नमस्ते। हॉबी डूबी डू के 217वें एपिसोड के अंदर मैं आनंद मल्हारा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में जो अतिथि आए हैं उनका नाम है अद्वैत दंडवते, जो वर्धिष्णु फाउंडेशन के माध्यम से काम करते हैं। उनके काम के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन इन्हें हमने पहले भी बुलाया था 1 साल के पहले। तब इनका जो ये प्रोजेक्ट था आनंद वन करके जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी, और अब की बार इन्हें एक ग्रेटिट्यूड फेलो करके इनको एक सम्मान मिला है। एक उस कम्युनिटी के अंदर इनको सम्मान मिला है। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में हम इनसे बात करने वाले हैं। और इनके बारे में मैं थोड़ा बताऊं, मतलब अद्वैत जी के बारे में, तो इन्होंने कचरे के अंदर अपना भविष्य देखा, मतलब कचरे के अंदर अपना करियर ढूंढा। यानी ये जो काम करते हैं, तो जो कचरा जो इकट्ठा करते हैं जो बच्चे हैं, उन बच्चों को पढ़ाना, उनको अपग्रेड करना, इस फील्ड के अंदर वो काम कर रहे हैं। यानी हम लोग जहाँ पे सोचते हैं कि भाई बिजनेस करो, कुछ काम करो, तो ये फील्ड में जाओ, वो फील्ड जाओ, तो इन्होंने फील्ड चुना कचरे के चुनने वाले बच्चों के अंदर भविष्य ढूंढना। ही नहीं, कितना अलग एक ये मैं सोच रहा था, तो मुझे लग रहा था कचरे के अंदर तुमने भविष्य जो ढूंढने का सोचा, तो ये तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया? तो 2013 में हमने जब वर्धिष्णु की शुरुआत की तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमें कचरा चुनने वाले बच्चों के साथ काम करना है। उस समय जलगांव में एक सोशल एक्टिविस्ट थी जिनको वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना था, और हमें थोड़ा सोशल रिसर्च का बैकग्राउंड था। तो हमने कहा कि हम वेस्ट मैनेजमेंट में तो इंटरेस्ट नहीं रखते, बट हम आपको समुदाय को समझने में मदद करते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि कचरा चुनने वाले बच्चे लोग कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे रहेंगे। ये पता था कि सुबह 4-5 बजे कांधे के ऊपर एक थैली लेकर ये घर से निकलते हैं और शहरों के अलग अलग गलियों में घूमकर कचरा चुनने का काम करते हैं। तो हम भी निकल पड़े और सुबह 4, 4:30-5 बजे जब भी कोई मिलता था तो बैठकर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो लिख लेते थे। ये करते करते फिर धीरे धीरे पता चला कि जलगांव में आकाशवाणी चौक के पास जो एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे सुबह सुबह सब लोगों को नाश्ता मिलता है। तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो हम लोग भी वहाँ पे पहुँच गए, फिर लोगों से बात करने लगे। फिर पता चला कि जलगांव में ऐसे कौन कौन सी झुग्गी बस्तियां हैं जहां से ये लोग आते हैं। तो हम लोग वहां पे भी पहुंच गए। इस पूरे प्रक्रिया में हम लोग लगभग 400 से ज़्यादा कचरा चुनने वालों के साथ बात की, और इसमें सबसे बड़ा जो संख्या थी वो थी छोटे बच्चों की। तो सबसे छोटा बच्चा जिससे साथ हम लोगों ने बात की थी वो 5 साल का था, और ऐसे लगभग 125 बच्चे थे जो उस समय कचरा चुनने का काम करते थे। ये सारे बच्चे स्कूली शिक्षा से दूर थे, कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट में काम करने की वजह से काफ़ी सारी हेल्थ रिलेटेड समस्याओं का उनके सामना करना पड़ता था। कुछ बच्चों ने अब धीरे धीरे गुटखा, तंबाकू जैसी चीज़ों का सेवन करने की भी शुरुआत की थी। पर इन सब में हमने ये पाया कि इन बच्चों के जीवन में बहुत ज़्यादा हिंसा है। ये हिंसा उनके घर में है, ये हिंसा वो जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे है, ये हिंसा समाज की ओर से है, और ये हिंसा वो जहाँ पे रह रहे उस समुदाय में भी। पर इन सारी जगहों में बच्चों के पास ऐसी कोई जगह नहीं है जो उन्हें अपनी लगे, जहाँ पे उनके साथ प्यार से बात की जाए, जहाँ पे उनके साथ सबसे महत्वपूर्ण है आदर उनको मिले। तो हमें लगा कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसी जगह तैयार कर सकते हैं, और ये सोच थी जिससे आनंदगढ़ उपक्रम की शुरुआत हुई। अच्छा, ये मतलब ये जो इस टाइप से जो आप कर रहे हैं, तो पहले तो ये फील्ड में आने का आपने कैसा सोचा? मतलब लोग बिजनेस करने का सोचते हैं, फिर बाद में बिजनेस भी सोचते हैं तो बड़े सिटी में जाने का सोचते हैं। तो आप जलगांव जैसे सिटी में आए और बाद में फिर और ये समाज सेवा के, या जो भी इसको जो बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब आपके दिमाग में या आपके अंदर ये विचार आए कहाँ से और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इसके लिए? मैंने मेरा ग्रेजुएशन जो है वो कॉमर्स में किया, और उसके साथ साथ मैं कंपनी सेक्रेटरीज नाम का एक प्रोफेशनल कोर्स है, मैं वो कोर्स कर रहा था। उसके लिए काफ़ी लंबे समय तक मैं पूना में रहा, कॉर्पोरेट में जॉब किया। और जब मैंने कॉर्पोरेट में समय बिताने की शुरुआत की तब मुझे पता चला कि ये वो जगह नहीं है जहाँ पे मैं मेरा जीवन गुजार सकूंगा।
अच्छा। तो मैंने उसको छोड़ के फिर जलगांव वापस आने का फैसला लिया। ये 2010 के आसपास की बात है। हाँ। तो उसके बाद जो लगभग 2 से 3 साल थे, उन 3 सालों में मैंने महाराष्ट्र को जानने की कोशिश की। तो मेरा पूरा बचपन तो जलगांव में गुजरा था। जो रिश्तेदार थे वो पूना, सूरत जैसे शहरों में रहते। तो महाराष्ट्र के देहातों से मेरा कभी परिचय नहीं आया था। तो क्या करना था ये तो पता नहीं था, क्या नहीं करना था ये कॉर्पोरेट ने सिखा दिया था। अच्छा। तो मैंने आगे के 3 साल काफी सारे अलग अलग सोशल रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए गुजारे, जिससे मैं भारत के महाराष्ट्र के देहातों में, गाँवों में गया, लोगों से बात की। और ये करते करते ये थोड़ा सा ये भी सोचना था कि यार सच में ये जगह है जहाँ पे मुझे मेरा जीवन बिताने के लिए बिताना चाहूंगा मैं, या फिर ये बहुत टेम्परेरी फेज है। तो शायद ये जो 3 साल थे, ये 3 साल ने मुझे काफी ज्यादा मदद की ये तय करने के लिए कि मुझे क्या करना है मेरे जीवन में। और जब ये सोचने की बात आई कि मुझे समाज में रहकर सामाजिक प्रश्न जो है उनके ऊपर शायद मेरी जो स्किल्स है, मेरे जो शिक्षा हुए उसका इस्तेमाल करना है, तो फिर ये लगा कि मैं उसी शहर में क्यों ना काम करूं जहाँ पे मैं पला बड़ा। अच्छा। तो इसीलिए अच्छा। फिर मैंने जलगांव वापस आया और जलगांव में ही रह के। तो आपने MSW ये कुछ नहीं किया है मतलब? नहीं नहीं। अच्छा, मुझे लगा था आपने MSW कुछ किया और उसके लिए आपको, तो फिर मतलब आपके पिताजी क्या करते थे मतलब? सो मेरे माता पिता दोनों बैंकर्स हैं। हाँ। दोनों ने बैंकिंग में उनका पूरा करियर बीता है। और मैं मेरे माता पिता की इकलौती औलाद हूँ, तो मुझे कोई सिबलिंग्स नहीं है। तो जब ये सोचा था तो उन्होंने हमेशा से मुझे जो करना है उसके लिए मुझे प्रोत्साहन दिया था। तो शायद कंपनी सेक्रेटरीज करने का डिसीजन मेरा था, उसे छोड़ने का निर्णय भी मेरा था। जब मैंने सामाजिक क्षेत्र में काम करने की सोची तब थोड़ा सा झिझक उन्हें लगी, क्योंकि जिस शहर से हम लोग आते हैं, जहाँ जिस परिवार से मैं आता हूँ, वहां पे सामाजिक क्षेत्र में आप आपका करियर बना सकते हो ये किसी ने नहीं सोचा है। तो शायद जब ये हुआ तब उन्हें काफी झिझक लगी। 2010 से 2013 के बीच में डॉक्टर अभय बंग जो है, जो गढ़चिरौली में सर्च नाम की संस्था चलाते हैं, उनके निर्माण नाम के उपक्रम का हिस्सा बना, जिसका हेतु ही यही था कि जो महाराष्ट्र के युवा है जिनको उनकी शिक्षा का इस्तेमाल समाज के सवालों को छुड़ाने के लिए करना है, उन्हें ढूंढे और उन्हें उस दिशा में काम करने के लिए मदद करे। तो निर्माण ने शायद बहुत ज्यादा मदद की क्या करना है ये समझने के लिए, मुझे मेरे जैसे काम करने वाले बाकी लोगों से, बाकी दोस्तों से मिलाने के लिए। और शायद जब ये मिलते गए, लोग घर पे आते गए, तब फिर शायद मेरे माता पिता जो थे उनका भी जो झिझक थी थोड़ी बहुत, वो धीरे धीरे कम हुई। बट उन्होंने कभी भी अपोज नहीं किया, वो कायम साथ में खड़े रहे। और शायद यही वजह थी जिसके वजह से हम लोग ये काम कर पाए। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरी जो पार्टनर है प्रणाली, तो हम दोनों ने इसी क्षेत्र में काम करना है यही सोच के शादी की। हाँ, मैं तुमको पूछने वाला था मतलब कि मतलब मैंने एक तो जलगांव में लड़की आने को तैयार नहीं होती है, और दूसरा और आप सामाजिक क्षेत्र में कुछ करियर ढूंढ रहे हो, तो लड़की आपको मिलने में, यानी आपकी जो भी पार्टनर थी उसने क्या देखा और मतलब तो प्रणाली की भी मुलाकात मेरे ऐसे सोशल रिसर्च प्रोजेक्ट पे हुई। उसने उसका बैचलर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में से किया हुआ था, फिर उसके बाद DMLT का कोर्स करके वो नासिक में जॉब कर रही थी। और जब वो जॉब कर रही थी तब उसे भी ऐसे लगा कि मुझे मेरी जिंदगी मशीनों के साथ नहीं बितानी, मुझे लोगों के साथ बितानी। तो वो भी ढूंढ रही थी कि वो क्या कर सकती है, और मैं भी शायद उसी एक राह पे था। और तब हम दोनों मिले और ऐसे लगा कि हाँ, हमारे जो विचार है वो मिल रहे हैं और साथ में जिंदगी बिताना हमें अच्छा लगेगा। और यही सोच के फिर हम लोगों ने एक्चुअली शादी की। और जब वर्दिश की शुरुआत हुई तो हम दोनों ने मिलकर ही उसी की शुरुआत की। और आज दोनों भी साथ में ही काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। अभी वर्धिष्णु, अच्छा, अभी आपको जो ये जो सम्मान मिला है, या इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए ना लोगों को, मतलब क्या सम्मान है? तो ग्रेटिट्यूड नेटवर्क ये एक USA यानी अमेरिका बेस्ड एक सामाजिक संस्था है जो लगभग 10 साल पहले शुरू हुई थी। ये संस्था पूरे विश्व में जो बच्चे और युवाओं के साथ काम करने वाली संस्थाएं हैं उनके फाउंडर्स को एक फेलोशिप देते हैं। तो ये ऐसा मानते हैं कि अगर आपको आपके काम को और इफेक्टिवली आगे लेके जाना है तो हमें फाउंडर्स जो है उनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनकी क्षमताएं जो है उसको विकसन के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और इसी सोच विचार से ये शुरुआत हुई।
इसका दूसरा हेतु ये भी था कि पूरे दुनिया भर में आप बच्चे और युवाओं को लेकर तो काम कर रहे हो, पर काम करने के तरीके काफी अलग अलग हैं। तो शायद इसी तरीके के काम करने वाले लोग एक साथ आए तो उनके साथ कुछ उनके जो विचार है उसका लेन देन होगी और उनको काम अच्छे तरीके से आगे लेके जाने में मदद होगी। तो इस हिसाब से ग्रेटिट्यूड नेटवर्क की शुरुआत हुई। पिछले 10 सालों में लगभग 120 कंट्रीज में से 250 के आसपास फेलोज ग्रेटिट्यूड नेटवर्क के रहे, जिसमें से भारत से 34 लोग इसका हिस्सा रहे। हर साल ग्रेटिट्यूड को लगभग 1000 से 1200 के आसपास एप्लीकेशंस आते हैं और उसमें से 30 लोगों का एक ग्लोबल कोहोर्ट बनता है। इस साल के 2025 का जो ग्लोबल कोहोर्ट बना है उसका मैं हिस्सा बना हूँ और मेरे साथ भारत से और 2 लोग हैं, तो ऐसे 3 लोग हैं जो इसका हिस्सा बने हैं। अच्छा, इसके लिए क्या मतलब है, क्या क्राइटेरिया, क्या मतलब वो देखते हैं या क्या होता है? एक तो डेफिनेटली कि आप किस प्रकार का काम कर रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे हो। तो हम लोगों ने आनंदगढ़ की शुरुआत तो 2014 में की ही, पर 5 साल पहले हमने ये जाना कि जिस काम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये सिर्फ जलगांव की समस्या नहीं है। आप जब बच्चों की बात करते हो तो ये आपको भारत के किसी भी आप शहर में चले जाओ, देहातों में चले जाओ, आपको बच्चे दिखेंगे जो रास्ते के ऊपर काम कर रहे हैं। हम हर जगह पे नहीं हो सकते और हमने ये जाना कि हमें होने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे कई सारे युवा है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, शायद जो एक्सपोजर हमें मिला वो एक्सपोजर उन्हें नहीं मिला और इसीलिए उनको उनके काम को अच्छे से आगे लेके जाने में कठिनाइयां हो रही। तो हम लोगों ने ऐसे ही तरुण युवाओं के साथ काम करने की शुरुआत की। पिछले 5 सालों में हम लोगों ने भारत के 7 राज्यों में से ऐसे लगभग 33 युवा जो है उनके साथ काम की, जो आनंदगढ़ की फिलॉसफी पे, आनंदगढ़ के धरती पे उनके शहरों में लगभग 60 से ज्यादा लर्निंग सेंटर चला रहे, जिसके माध्यम से वो 5000 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। तो बच्चे और युवा इन दोनों के साथ हम लोग जो काम कर रहे हैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण रहा इस पूरे फेलोशिप मिलने के लिए। एक काफी बड़ी अर्जी थी उनकी, जिसके अलग अलग स्टेजेस रहे। इसके 2 से 3 स्टेजेस रहते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज पे आप एप्लीकेशन भेजते हो, फिर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है जो आपको भेज के देना है, जिसमें आप अभी क्या काम कर रहे हो और आने वाले 5 से 10 सालों में आप काम को किस तरीके से आगे लेके जाने की सोच रहे हो। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें हम लोगों ने आगे के 10 साल के लिए वर्धिष्णु का जो विजन है उसकी बात की। इस काम को हम लोग भारत के अलग अलग शहरों में, राज्यों में और उसी के साथ साथ एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हम लोग किस तरीके से लेके जा सकते हैं या फिर लेके जाने की सोच रहे हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने बात की। और फिर जब ये एप्लीकेशन गया तो उसके बाद हमें डायरेक्टली सिलेक्शन का ईमेल आया। बधाई मतलब। अच्छा, आपने आपकी ये जो फाउंडेशन है इसके आगे के 10 साल का भी आपने प्लान बना के रखा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट बताओ। मतलब 10 साल का क्या आपने सोचा, मतलब है या आपका अभी तक का जो 13 साल का जो सफर है उसके मेजर लैंडमार्क क्या क्या है, थोड़ा सा बताओ। तो आनंदगढ़ के माध्यम से हम लोग ऐसा मानते हैं कि आनंदगढ़ जो है ये हमारी लैबोरेटरीज है। यहाँ पे हम लोग सीखने सिखाने के काफी अलग अलग तरीकों के बारे में बात करते हैं, उनका इजाज करते हैं। बच्चों के साथ आप किस तरीके से बहुत ज्यादा उनका जो जीवन है उससे इर्द गिर्द आप काम कैसे कर सकते हो, शिक्षा को आप ज्यादा से ज्यादा हंसते खेलते माहौल में और अनुभव के साथ कैसे आगे लेके जा सकते हो, इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। बराबर। इसका फायदा ये रहा कि पिछले 10 सालों में हम लोगों ने लगभग 750 से ज्यादा बच्चों को स्कूल में दाखिल करा, जिसमें से 92% बच्चे स्कूल में टिके रहे। 50 से ज्यादा बच्चे आज 10th 12th पास आउट करके आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ उनका खुद का बिजनेस करके उनके घर को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जो हम लोग कम्युनिटी कलेक्टिव्स में गए वहां पे हम लोगों ने जैसे मैंने कहा कि लगभग 7 राज्यों में आज 50 से ज्यादा आनंदगढ़ के धरती पे चलने वाले सेंटर्स बने रहे। इसकी एक उपलब्धि ये रही कि 2022 में भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उन्होंने एक नेशनल रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसमें संपूर्ण भारत से 300 ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो अंत्योदयाज के लिए उनको आगे लाने के लिए काम करे उसको डॉक्यूमेंट किया गया था और उसमें वर्धिष्णु का भी जिक्र उन्होंने किया। इसके अलावा वर्धिष्णु को पिछले 10 सालों में लगभग
30 से ज़्यादा स्टेट लेवल और नेशनल लेवल अवार्ड्स जो है वो हमें मिले। ग्रेटिट्यूड नेटवर्क से जस्ट पहले 2 साल पहले एक्यूमन नाम की एक ऐसी ग्लोबल फेलोशिप होती है जो हमें मिली थी। हाँ। तो आज पूरे विश्व में जो बहुत महत्वपूर्ण बच्चों के साथ जो काम करते हैं उनके लिए जो फेलोशिप्स मानी जाती है उसमें से 2 फेलोशिप्स वर्धिष्णु को आज मिल चुकी है। और इसके आने वाले जो आगे के 10 साल है उसमें हम लोग ये काम इसी तरीके से आगे लेके जाने की सोच रहे हैं। पिछले 10 साल आगे के 10 साल में हम लोग भारत से लगभग 10 लाख बच्चों तक पहुंचने का हम लोग इरादा रखते हैं, जिसमें हम लोग भारत के सारे राज्यों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग 7 राज्यों में हैं, जल्दी हम लोग और 2 राज्य में जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ कोशिश ये है कि धीरे धीरे हम लोग अभी भी सदर्न और नॉर्दर्न पार्ट जो है भारत का वहां तक नहीं पहुंचे हैं, तो वहां तक भी पहुंचे, वहां पे काम करने वाली संस्थाएं, बच्चे, उन तक भी हम लोग पहुंचे। तो ये एक दिशा है जिसको हम लोग आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि वर्धिष्णु जो है वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तौर पे काम करे, जो इस क्षेत्र में जो काम करना चाहते हैं, जो बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं, उनको ढूंढे और उनको उनके काम को इफेक्टिवली आगे लेके जाने के लिए हम क्या किस तरीके से सहायता कर सकते हैं वो हम लोग करें। तो ये एक सोच है जो हम लोग कर रहे हैं। तो ये ना भारत के साथ में कुछ बाहर भी जाने का फिर प्लान है बाहर? डेफिनेटली कि भारत में बहुत लोग हैं अपने पास में काम करने के लिए। नहीं, डेफिनेटली आई मीन आज जब हम लोग शुरुआत हम लोगों ने महाराष्ट्र कॉन्सेंट्रेटेड की, आज जब हमें ये लग रहा है कि कम्युनिटी कलेक्टिव्स और बाकी के माध्यम से हम लोग बाकी के राज्यों में जा सकते हैं, तो हम लोग वो कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड नेटवर्क का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एनजीओ सेक्टर किस तरीके से काम करे ये सीखने में मिल रहा है। हाँ। और उसी तरीके से अलग अलग राज्यों की, देशों की समस्याएं क्या है, जैसे कि ग्रेटिट्यूड में आज 30 और लोग हैं जो अलग अलग देशों में बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। तो वहां की समस्याएं क्या है ये थोड़ा सा समझ के उनके साथ कोलैबोरेटिवली हमने जो सीखा है उसको हम लोग कैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हैं आने वाले कुछ सालों में, ये जरूर हम लोग सोच रहे हैं। तो ये अलग अलग कंट्री में भी जो बच्चों से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं या जो आपका अनुभव है, सब क्या मतलब बेसिक चीज एक ही होती है या कुछ बहुत डिफरेंस हो जाता है हर कंट्री के हिसाब से? या शायद एक जो मैंने समझा है वो मेजोरिटी जो कंट्रीज है उनमें बच्चों के लिए काफी अच्छे कायदे बने हुए हैं। हाँ। दिक्कत आती है जब हम लोग उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो गैप जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में दिखता है हमें। तो और फिर उसके बाद जो देश की सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन है वो उसमें और फिर शायद दिक्कतें पैदा करती है। जैसे कि आज एक दुनिया का काफी बड़ा कोना है जो वॉर से जूझ रहा है, और जब आप वॉर में जाते हो तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है वो आपके आने वाली नस्लों पे होता है। तो आज ऐसे बहुत सारे लाखों बच्चे हैं जो स्कूली शिक्षा से दूर जा रहे हैं, जिनको शायद खाने पीने को नहीं मिल रहा है, इसलिए मैलनरिशमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा बन रहा है। फैमाइन्स जो जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो उभर कर आ रहे हैं। भारत के भी अलग अलग हिस्सों में जब हम लोग नक्सल प्रोन हिस्से की बात करते हैं वहां पे उस मोमेंट से स्कूल्स खत्म हो जाती है और फिर बच्चे स्कूली शिक्षा से बाहर आते हैं। और जब बच्चे स्कूल का हिस्सा नहीं रहते हैं तो वो एक बहुत बुरी विशेष साइकिल का हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस है, जहाँ पे टीनेज प्रेगनेंसीज है, जहाँ पे डोमेस्टिक अब्यूज है, और जहाँ पे बहुत ज्यादा सब्सटेंसेस है, और आने वाली नस्लें भी उसी चक्र का हिस्सा बनी रहती है। और ये थोड़े बहुत पैमाने में हमें दुनिया के हर एक अलग अलग देशों में दिखाई पड़ता है। शायद उसकी सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस जैसी होगी, उससे उसका जो प्रभाव है वो कम ज्यादा होगा, बट वो हमें हर जगह पे दिखता है। अच्छा, ये अभी आप जो एनजीओ चलाते हो सब, इसका फाइनेंशियल कैसा मैनेज करते हो आप लोग, मतलब, और उसके लिए कहाँ से आपको मदद मिलती है या कैसा, मतलब मैंने अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं तो एनजीओ सेक्टर में भी बहुत ज्यादा जो फंडिंग है वो मेट्रो कॉन्सेंट्रेटेड है आज। हाँ। तो आप अगर शायद पुणे, मुंबई, बैंगलोर जैसी शहरों में इस तरीके का काम कर रहे हो तो आपको फंड का फ्लो जो है वो ज्यादा मिलेगा। अच्छा। जलगांव जैसी शहरों में जब आप काम करते हो तो आप एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करते हो कि आप किस तरीके से उसको ला पाओ। वर्धिष्णु को जो आज फंड मिल रहा है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा तो इंडिविजुअल डोनर्स है, यानी आपके जैसे, मेरे जैसे लोग जो मानते हैं कि हम कुछ समाज का देना
रखते हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा हिस्सा अच्छा। प्ले करते हैं। उसके साथ साथ फिर कुछ छोटे मोटे बिजनेस हाउसेस है जो हमें फंड करते हैं। कुछ फंडिंग एजेंसीज है, जैसे कि विप्रो का नाम हम सबने सुना है, विप्रो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, ये हमें फंड करते हैं। ऐसे कुछ कॉर्पोरेट्स है जिनके CSRs आते हैं, पर जो काम करना है उसके लिए जो पैसा चाहिए और जो आ रहा है उसमें हमेशा एक बहुत बड़ा गैप रहता है, जो अच्छा। हमें फिल करने के लिए कंटिन्यूअसली कोशिश करनी पड़ती है। शायद ये वजह भी है जिसके वजह से जिस स्पीड से आपको काम को आगे लेके जाना है वो आप नहीं लेके जा सकते। आपको वो हमेशा एक ब्लॉकेजेस की तरीके से काम करते हैं। बैंक वाले कुछ देते नहीं क्या इसके लिए, मतलब बैंक वाले उसके लिए लोन देते तो इसके लिए कुछ फंडिंग नहीं करता? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे इवेंट्स करना बहुत पसंद है लोगों को। तो शायद मैं कोई इवेंट कर रहा हूँ, एनवायरनमेंट डे आ गया तो मैंने पेड़ लगा दिए, शायद मैंने ये महिला दिन है तो मैंने फेलिसिटेट कर दिया। ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जब आप एक ऐसी जनरेशन की बात कर रहे हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा में शामिल ही नहीं हुआ है, तब आप उनके साथ हर रोज काम करने की जरूरत पड़ती है। आपको सिर्फ बच्चों को स्कूल में दाखिल नहीं करना है, वो वहां पे टिके रहे, इसके लिए 10 साल 12 साल उनके साथ काम करना पड़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे अभी तक उस तरीके का एक सोच जो है वो नहीं आगे बढ़ी है, और उसके वजह से एक बहुत बड़ा गैप। नहीं, मुझे ये बोलना था कि बैंक वालों ने भी मतलब वो बिजनेस हाउसेस को जैसा पैसा देते हैं कुछ, तो एनजीओस को भी उन्होंने कुछ तो पैसा दे के सब्सिडाइज रेट में कुछ देने को होना, या कुछ कि जिससे तुम्हारा काम और आगे बढ़े, या जो भी है उसका एक डेफिनेटली होता है कि जैसे हमारे जो बैंक अकाउंट्स रहते हैं वो जीरो बैलेंस अकाउंट रहते हैं, हमें कोई पेनल्टी नहीं लगती है बैंक की तरफ से कि आपका मिनिमम बैलेंस कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो एक बहुत बड़ा फैसिलिटी बैंक की तरफ से मिलता है। उसके साथ साथ छोटे मोटे पैमाने पर जो सपोर्ट जरूरी होता है, शायद इन-काइंड सपोर्ट जब हम लोग बात करते हैं वो तो जरूर है जो बैंक की तरफ से या फिर बाकी के बिजनेस हाउसेस की तरफ से मिलता है। अच्छा, अभी अपन जब बात कर रहे थे तो आपने बताया कि वो जो कम्युनिटी जो आपका कलेक्टिव जो है उसके अंदर जैसा अपन कचरे जो इकट्ठा करते हैं बच्चों के साथ में अपन काम कर रहे हैं, तो अपने हमें लगता था कि ये बहुत ही नीचे के लेवल के जो लोग हैं, तो आपका जो दूसरे जो लोग जो काम कर रहे हैं वो अलग अलग किस किस फील्ड में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए ना। तो 2 साल पहले हम लोगों ने अमृत नाम का हमारा एक दोस्त है जिसके साथ काम की, तो आप सबने एक लोग देखे होंगे जो हाथ में एक देवी देवता का फोटो साथ में रखते हैं और चाबुक उनके हाथ में होता है और वो खुद को मारते हैं और पैसे जो है वो मांगने की कोशिश करते हैं। इसका सोच विचार ये था कि आपके ऊपर जो बुरे साए हैं वो मैं मेरे ऊपर ले रहा हूँ और उसके लिए खुद को पनिश कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली जो ये कर रहे हैं ये सामाजिक क्षेत्र जो पूरी हमारी व्यवस्था है उससे दूर ढकेले जाते हैं। अमृत उन बच्चों के लिए काम कर रहा है जो इस परिवार से आते हैं। हमारी एक और दोस्त है, आप सबने मसान सिनेमा देखा होगा, तो ऐसे लोग कि जो शमशान घाट पे रहते हैं, जो लोगों को उनके जो प्रियजन है उनके अंतिम संस्कार के लिए मदद करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ये करते करते खुद इस पूरे सामाजिक व्यवस्था से दूर ढकेले जाते हैं। अच्छा। तो हमारी एक दोस्त है जो इनके लिए काम कर रही है। ये तो गवर्नमेंट के सर्वेंट रहते हैं, नगर पालिका के सर्वेंट रहते होंगे ना? ये सब जगह पे नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली। जब आप काफी सारे गाँव की तरफ जब आप जाते हो तो आज भी ऐसे सारे परिवार है जो वहां पे रहते हैं और जो सिर्फ यही प्रकार का काम करते हैं। हमारा एक दोस्त है जो नेपाल से जस्ट 3 किलोमीटर दूर रहता है, मुसाहर कम्युनिटी है, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन जो है वो है रैट ईटर्स, यानी चूहे खाने वाले लोग। तो ये सब वो लोग हैं जो पुराने समय में प्लेग और इन जैसी महामारी गाँव तक न आए इसलिए इनको चूहों और इन जानवरों को बाहर ढकेलने का काम करते थे। अनफॉर्चुनेटली उनको बाहर लेते लेते ये खुद भी पूरे सामाजिक व्यवस्था जो उससे बाहर ढकेले गए। हमारा दोस्त उनके बच्चों के लिए काम कर रहा है। एक है जो सांप लेकर जो घूमने वाले लोग हैं, जो हम लोग देखते हैं कि सपेरे जो होते हैं, उन समुदाय के जो बच्चे हैं उनके लेकर काम कर रहे हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस पूरे सामाजिक व्यवस्था में हम लोग अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं रहे कि उनको भी हम लोग स्थान दे पाए। तो आज जब हम बच्चों के साथ काम करते थे, कचरा चुनने वाले बच्चों के साथ, तब हमें लगता था कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा पूरे समाज से बहुत पिछला हुआ समाज है। पर जब हम लोग इनके साथ बात करते तो पता चला कि
और भी बहुत सारे ऐसे समाज हैं जिनकी कहानियां शायद हम तक कभी पहुंची ही नहीं है। अद्वैत, हम बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, तो कुछ पैसे, कुछ स्टेटस, फिर बाद में हमारे शौक रहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी बनानी होती है, इस टाइप का हम सोचते हैं, बराबर। तो आप जब ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आप जो भी कर रहे हो या जो भी आप काम कर रहे हो, तो आप इस चीज़ों को कैसा देखते हो? मतलब तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि मेरे परिवार की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए, उसी के साथ साथ उनका जो भविष्य है उसको सुरक्षित करने के लिए पैसे की ज़रूरत ज़रूर है। पर जब हम लोग सामाजिक क्षेत्र की तरफ देखते हैं तो पिछले 10 सालों में, 15 सालों में ये भी बहुत अलग अलग तरीके से बदला है। आज आपके पास ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको ये करने का मौका देती है। तो शायद मैं अगर 15 साल पहले की बात करूं तो ये अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नहीं थी, और इसीलिए हम लोग जब सामाजिक क्षेत्र को देखते थे तो शायद आप ये सारी ज़रूरतों को साइड में रख के आप सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में काम करो, ये माना जाता था। धीरे धीरे ये बदल रहा है, और जो एक बहुत ही सुखद चित्र भी है, क्योंकि फिर बहुत सारे ऐसे युवा जिनको इस तरीके का काम करना है उनके लिए फिर अभी अपॉर्चुनिटीज है कि अब आप, आपकी जरूरत है, आपके परिवार की जरूरत है, उनके भविष्य को बेहतर कर सकते हो, और वो करते करते आप सामाजिक प्रश्न जो है उनको छोड़ने का भी काम कर सकते हो। तो मैं इसी तरीके से सोचता आया हूँ पहले से। हाँ, हालांकि पहले कुछ साल बहुत ज्यादा कठिन रहे, जब आप सिर्फ सोच रहे हो और आपके सामने कुछ दिख नहीं रहा है जो आप करने की कोशिश कर रहे हो। पर धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले, ऐसे फेलोशिप्स मिले जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुद की जरूरतें, खुद के परिवार की जरूरतों को भी पूरा कर पाऊँ, एक अच्छी खासी जिंदगी बिता पाऊँ जिसमें एक डिसेंट लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन कर पाऊँ, और ये करते हुए जो मैं करना चाहता हूँ, जिससे मुझे खुशी मिल रही है, वो भी साथ में करता है। लेकिन ये इसको कैसा, मतलब है, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये लोग आपकी संस्था को पैसे देते हैं, तो कैसा उसमें तुम्हारा खर्चा को कैसा जस्टिफाई करते हो या क्या, मतलब क्योंकि मैं भी कभी कुछ एक सोशल काम करता हूँ तो वो बहुत बड़ा एक सवाल रहता है कि कुछ पैसे मुझे मेरे खुद के खर्चे के लिए भी लगते हैं, और अभी लोग वो अच्छे काम के लिए पैसे दे रहे हैं कि मेरे को करने के लिए जो खर्चा आ रहा है उसके लिए भी पैसे दे रहे हैं, क्या है? तो आप उसको कैसा, मतलब बहुत बार ये सवाल जब लोग मुझसे पूछते थे कि आज वर्धिष्णु में मेरे जैसे और 24 युवा है जो फुल टाइम काम कर रहे हैं, इन्होंने क्या सीखा हुआ है? तो इन्होंने MBA किया हुआ है, इसमें से कुछ ने इंजीनियर किया हुआ है, इसमें से कुछ ने कॉर्पोरेट में जॉब करके छोड़ के वो एक क्षेत्र में आए हैं, और जो आज इस पूरे क्षेत्र की जो अनसर्टेनिटीज है उसके साथ वो यहाँ पे बने रहे। जब मुझसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि नहीं, मुझे ना डायरेक्टली बच्चों को कुछ देना है, जो ये कर रहे हैं उनको नहीं देना है, तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर आप ये आपका छोड़ के आ जाइए और रोज पढ़ाइए बच्चों को। अच्छा, क्या आप ये कर पाओगे? तो शायद बहुत सारे लोगों का जवाब है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे परिवार का ध्यान रखना है। तो जो ऐसे युवा है कि जो ये कर रहे हैं, तो ये फिर हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके परिवार का ध्यान कैसे रख पाए, और इसलिए उनको, और ये काम है ये जो कर रहे हैं, और अगर आप काम कर रहे हो तो आप उसका अगर कुछ मुनावजा आपको मिल रहा है तो आप इसमें बुराई क्या है? और ये हम सबको कह के कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि नहीं मैं तो कुछ नहीं लेता हूँ, बट मैं ले रहा हूँ, तो ये शायद गलत होगा कि मैं कुछ आड़ पर्दा रख के ये चीजें कर रहा हूँ। हम ये बोल के कर रहे हैं कि हाँ, इनको भी सैलरी की जरूरत है, इनको देना है, और ये पूरा ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन है कि आपको आपके संस्था के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, जिससे उनके अकाउंट में उनकी सैलरी हर साल ट्रांसफर हो रही है, उसके लिए जो टैक्सेस आपको काटने आप वो काट रहे हो और वो सरकार को दे रहे। तो मुझे लगता है कि जब आप इतना ट्रांसपेरेंट मॉडल रखोगे तो शायद और युवा होंगे जो इस क्षेत्र में आना चाहेंगे और जो सोचेंगे कि हाँ, मुझे भी ये करना है। हाँ, मतलब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इसको और थोड़ा सा एलिब्रेट करो ना, मतलब इन्हें बिजनेस तो लोगों को समझ में आता है, लेकिन ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है, क्या इसमें स्कोप है, क्या मतलब कैसे लोग इसमें आ सकते हैं और खुद को भी अच्छा रखते हुए वो कैसा काम कर सकता है? अब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को लोग अलग अलग नजरियों से देख रहे हैं। एक नजरिया है कि मैं ऐसा बिजनेस करूं जो सोशली इम्पैक्ट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं शायद वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ और फिर ये करते
करते हुए मैं ये जो लोग हैं जो एक्चुअली इसमें शामिल है उनके बेनिफिट्स के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ। दूसरा हो सकता है कि शायद मैं और इसी तरीके का और कोई रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बना रहा हूँ लोगों के लिए, जिससे मैं कुछ मुनाफा कमा रहा हूँ, बट जिसका मूल हेतु जो है वो समाज के तरफ वो वापस जाए, ये है। जब आप इस हेतु के साथ काम करते हो उसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। अच्छा। एक है जहां पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ जिससे मुनाफा कमा रहा हूँ और मुनाफा का हिस्सा फिर से मैं लोगों में दे रहा हूँ जो जिनके पास ये आ रहा है। दूसरा मॉड्यूल है जहां पे मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जहां पे मैं शायद मुनाफा नहीं कमा पाऊंगा। तो जब हम लोग लर्निंग सेंटर चलाते हैं और जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारे बच्चे और उनके माता पिता फाइनेंशियली सक्षम नहीं है कि वो फीस दे पाए या फिर कंट्रीब्यूट कर पाए। इसके लिए मुझे समाज से आने वाले पैसों के ऊपर जो है वो निर्भर रहना पड़ेगा। अच्छा। पर ये करते हुए इसका भी दूसरा फायदा, जब मैं ये कर रहा हूँ तो मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से कर रहा हूँ जहां पे मैं बहुत ज्यादा समय बिता रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास आगे के 10 साल का एक रोड मैप तैयार है कि मुझे संस्था को किस तरीके से आगे लेके जाना है और उसके लिए कौन से माइलस्टोन होने वाले हैं। जब मैं ये करता हूँ उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ। तो आज आनंदगढ़ हर रोज चलता है। आज आप अगर वर्धिष्णु में आओ और आप मुझे पूछो तो मैं आपको पिछले 2 साल में कौन से दिन बच्चों को कौन सा न्यूट्रिशनल फूड दिया गया था और वो कितने बच्चों को दिया गया था, ये डाटा भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा। आप अगर आओ तो पिछले 2 सालों में कौन से सेंटर पे कौन से दिन क्या पढ़ाया गया, उसके क्या फायदे रहे, उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता था, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। और उसी तरीके से सेंटर पिछले साल में 2 साल में 5 साल में कैसे आगे बढ़ा है ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो आप डॉक्यूमेंटेशन पे भर देते हो। आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आप एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे लेके जा रहे हो। हमारे पास जब लोग आते हैं तो हमारे फॉर्म्स आउट होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, उनको ऑफर लेटर दिया जाता है, उनकी सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट होती है, उसके डॉक्यूमेंट किया जाता है, इसके रिपोर्ट फाइल किए जाते हैं, इसके कंप्लायंसेस जो है वो किए जाते हैं। जब आप ये सब करते हो तो आप एक एनजीओ से अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हो। अब इसको आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हो, जहाँ पे आप एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को आगे लेके जा रहे हो। हाँ, इन्हें आजकल बहुत से 80% मतलब जो समाज में जो कुछ काम करते हैं वो ऑर्गेनाइज वे में नहीं करते हैं, वो करते हैं लेकिन अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहते हैं, फिर छूट जाता है वापस कर। आप उसको प्रॉपर तरीके से लगे हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको वापस लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो अभी ये हो गया। मैं तो कुछ सिंपल चीजें पूछता हूँ, मतलब कि एक आधा मुझे ऐसा किस्सा बताओ जो आपको अभी भी क्लिक होता है और आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं हमारा जो सबसे पहला बच्चा है जो 10th पास आउट हुआ उसकी बात करता हूँ। हर्षल उसका नाम है। उसके पापा मेहरून में जहाँ पे हम लोग काम करते थे उसके बाहर एक सब्जी का छोटा सा ठेला लेकर बैठते थे। हर्षल ने 10th पास आउट किया, उसने ITI से उसका डिप्लोमा पूरा किया। उसके बाद वो पूना गया, उसने वहाँ पे कुछ साल जॉब किया और वो वापस आया। अब हर्षल खुद के इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिकल फिटिंग और इसके कॉन्ट्रैक्ट लेता है। 1 साल पहले जब हर्षल मुझे मिला था तब वो 22 साल का था और उसने मेहरून से थोड़ा सा बाहर रामेश्वर कॉलोनी में 1 BHK का खुद का एक घर खरीदा है। अच्छा। और आज वो उसके माता पिता की पूरा ख्याल जो है वो रख रहा है। तो और हर्षल सिर्फ एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है, ऐसी 50 और स्टोरीज है हमारे पास जिन बच्चों ने उस साइकिल को ब्रेक किया है और वो इससे बाहर पड़े। कल ही परसों ही एक्चुअली हमारी एक स्टूडेंट अनीता, जिसके पिता जो है वो एक्चुअली सैनिटरी वर्कर का काम करते हैं। अनीता ने BA इकोनॉमिक्स पूरा किया और 2 दिन पहले उसका रिजल्ट लगा जब उसने ग्रेजुएशन पूरा किया। तो ऐसी 50 स्टोरीज है जो आपको मोटिवेट करती है इस तरीके का काम कंटिन्यू करते रहे। चलो ठीक है, मुझे एक ऐसा किस्सा कुछ बताओ कि जिसने तुमको शैटर्ड कर दिया और आपने सोचा कि यार ये इसको छोड़ दो, अब इससे आगे नहीं जाना है। ऐसा कभी कुछ हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। शायद ये जो अनुभव आए इन्होंने हमें और ज्यादा डिटर्मिनेशन दिया कि हम लोग ये काम आगे लेके जा पाए। अच्छा। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि हम लोगों ने बहुत शुरुआती समय पे आनंदगढ़ की जब शुरुआत की थी तो एक छोटा बच्चा, मैं बच्चों के साथ काम कर रहा था और वो बोला कि आप चलिए मेरे घर, मेरे पापा जो है मेरे माँ को मार रहे हैं। जब हम लोग उसके घर पे पहुंचे तो पूरा एक छोटा सा
एक छोटा सा रूम था 8x8 का, जो बिखरा पड़ा हुआ था। उसकी माँ रो रही थी और उसकी बड़ी बहन जो शायद दूसरी या तीसरी में होगी, यानी 8-9 साल की होंगी, वो उसकी माँ को पकड़ के रो रही थी। तो हमने फिर उनको शांत किया। मैंने कहा कि बेटा आप आनंदगढ़ जाओ, हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। मैं और प्रणाली दोनों साथ में थे। वो उसकी माँ को छोड़ने को तैयार नहीं थी। फिर थोड़ा सा और फोर्स किया तो उसने उसका हाथ खोला। ये बच्ची जो 8 साल की थी, जो थोड़ा सा पढ़ना लिखना सीख रही थी, उसकी माँ ने उसको खुद की सुसाइड नोट लिखने के लिए कहा था। और बच्ची को डर था कि अगर अभी मैं मेरी माँ को छोड़ के चली जाऊँ तो शायद ये कोई और गलत कदम ना उठाए। तो ये शायद हमें बताते हैं कि बच्चे किस तरीके का बचपन जी रहे हैं। और ये वो जो चिट्ठी है वो आज भी मेरे साथ है। वो मेरे डायरी में मैंने मेरे इस पे रखी हुई है। ये बताता है कि आपको क्यों ये करना है और ये क्यों करते रहना है। और मैं सोच रहा, कभी तुमको ये पैसे नहीं आ रहे होंगे, खर्चे ज़्यादा हैं और फिर और खिंचाता नहीं, ऐसा कभी कुछ कि लग रहा है यार ये कुछ ये कुछ सारा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है कुछ? ये तो हर महीने की झगड़े हैं हमारे। अच्छा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपका जो महीने का खर्चा है और जो आपको मिल रहा है वो कभी भी मैच नहीं हो रहा है। तो ये तो हर महीने के झगड़े होते हैं। फिर आपके फॉर्चुनेटली जो साथ में काम कर रहे हैं वो भी इसको काम की तरीके से नहीं देख रहे, वो एक पैशन की तरीके से देख रहे। तो शायद मेरे 2 तारीख को सैलरी ना बढ़ते हुए 10-15 तारीख को भी मिल जाए तो चलता है लोगों को। और कुछ ना कुछ हो जाता है जो आपको हर महीना उसको आगे चलाते रहने के लिए मदद करता है। नहीं, ये तो मैं जानता हूँ। तुम अच्छा काम करने का सोचो, उसमें जम मार दो, काम हो जाता है, काम रुकता नहीं। मतलब ये तो बिल्कुल, यानी मेरे पिताजी कहा करते थे कि आनंद बोले मेरे को लाइफ में कभी भी पैसे कम नहीं गिरे। जब भी मैं कुछ काम करना चाहता था, मेरे पास पैसे नहीं रहते तो कोई तो मेरे जेब में पैसे डाल के चल जाता था और मेरा काम हो जाता था। और ये सच है। यानी मैंने भी जब भी कुछ करने की कोशिश की, पैसे हो नहीं हो, लेकिन लोग जुड़ जाते हैं और वो काम हो जाता है। मतलब सिर्फ तुम्हारा अंदर का वो जो सेल्फ है वो क्लियर होना, मतलब। और अच्छा, मुझे बताओ कि तुम्हारे दोनों मियाँ बीबी के झगड़े किस बात पे ज्यादा होते हैं? यूजुअली अब काम और घर ऐसे अलग अलग रहा नहीं है, इसको आप कितना भी रखने की कोशिश करो तो होता नहीं है। तो मोस्टली काम को लेकर ही होते हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा उसको और सॉर्टेड करने की कोशिश की है पिछले कुछ सालों में। तो वो एक प्रोग्राम देखती है, मैं दूसरा प्रोग्राम देखता हूँ। कुछ चीजें होती है जहाँ पे हम लोग दोनों साथ में आके ये करते हैं, बट फिर भी उसमें फिर काम को लेकर नोकझोंक जो है वो चलती रहती है। निर्णय कौन लेता है? आपका निर्णय फाइनल होता है कि उसका निर्णय फाइनल होता है? वो डिपेंड्स, अपॉर्चुनेटली इट डिपेंड्स कि कौन कन्विंस कर पाया है दूसरे को। तो आज हमने दंडोत से बातें की है, आपको भी निश्चित पसंद आई होगी। और ये इनके साथ में बात करने की मेरी भी इच्छा हो रही थी, मतलब कि मतलब चलो इनके साथ में मैं बात करूं और ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, समाज सेवा करते वक्त क्या तकलीफें आती है, या उसको आगे ले जाना है तो कैसा काम करने को ना, कैसे सिस्टम्स बनाने को ना, कैसे उसके रिकॉर्ड्स रखने को ना, ये सब चीज़ें कभी कोई करता है तो इस फील्ड में भी आदमी आगे जा सकता है, अच्छा काम कर सकता है और समाज की सेवा भी कर सकता है और खुद को सेटिस्फाई भी कर सकता है। मतलब अच्छा, आपको मतलब ये सब करके अल्टीमेटली क्या लग रहा है? मतलब आर यू सेटिस्फाइड? और कि प्यास अभी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे हर व्यक्ति के अंदर प्यास रहती है, वो उसके बिजनेस को बढ़ाने का सोचता है, ये करता है वो करता है, फिर तो आपके अंदर क्या, मतलब ये आपकी प्यास क्या है? तो अगर मैं वर्क सेटिस्फेक्शन की बात करूँ तो डेफिनेटली है। मैंने कई सारे मेरे अभी दोस्त जो कॉर्पोरेट में अभी भी है, उनको देखा है कि वो मंडे टू फ्राइडे गुजार देते हैं, वो सैटरडे संडे को सोचते हुए। हमारे लिए ऐसे नहीं, हमारे लिए हर दिन कुछ नया है। वो हर दिन कुछ नया सेटिस्फेक्शन भी लेके आता है उसके साथ साथ। वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। शायद वो आपको आपका जो माइंड है उसको पीसफुल रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है, ऐसे मुझे लगता है। तो वो डेफिनेटली है। जब काम के बारे में उसको और आगे लेके जाने की सोचता हूँ तो वो तो चाह हमेशा रहेगी कि जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ जलगांव की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है, ये देश के बाहर की भी समस्या है जहां तक हमें पहुंचना है। और वो एक चीज है, तो एक सेटिस्फेक्शन है जो कर रहे हैं उससे मिलने वाला, बट वो एक थोड़ा सा गैप है जो आपको डिस्कम्फर्ट में हमेशा रखता है कि और भी है जो आपको पाना है, और भी है जो आपको जहाँ पे आपको जाना है। और फिर वो मदद करता है फिर आपको ही करते रहने के लिए, उसको आगे लेके जाने के लिए। तो वो
दोनों शायद साथ में चलती है। चलो धन्यवाद Thank you. अद्वैत जी। तो आज का जो कुछ डिस्कशन था हम यहीं रोकते हैं। आपको ये कैसा लगा, ये सब्जेक्ट कैसा लगा, इनका काम कैसा लगा, इसके बारे में आप जरूर हमें कमेंट करें। और आपके ध्यान में भी ऐसे कोई लोग होंगे कि जिनका लगता है कि भाई इनको लोगों के सामने लाने को होना, उनकी जानकारी लोगों तक जाने को होना, तो ज़रूर हमें मैसेज करें। हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे लोग आए, अलग अलग लोग आए। अच्छे तो सब लोग अच्छे रहते हैं, अलग विषय को लेके जो कोई काम कर रहे हैं, कोई अलग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका काम लोगों तक पहुँचे और उनको वापस समाज की तरफ से मदद भी मिले कि मतलब वो उनके अच्छे काम को लोग अप्रिशिएट करें, उसको सपोर्ट करें। तो आपका जो भी होगा फीडबैक ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। हॉबी डूबी डू के मंच पे आने का ये मेरा दूसरा मौका था और इस पूरे जर्नी में मैंने हमेशा जो अलग अलग लोग यहाँ पे आए हैं, फिर वो शायद कोई ड्रामा में काम करता हो, कोई बिजनेस कर रहा हो, कोई एविएशन में हो, आर्टिस्ट हो, उन सबके इंटरव्यूज, उन सबके साथ होने वाली बातचीत देखी है और उसने मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी दी है और ये सिखाया भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अलग तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, अलग तरीके का काम कर रहे हैं और हॉबी डूबी डू एक ऐसा मंच उन्हें दे रहा है कि उनके काम को अब सिर्फ उनके तक सीमित ना रहते हुए एक बहुत बड़े समाज की तरफ हम लोग कैसे लेके जाए। और इसलिए ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म है वो हॉबी डूबी डू प्रोवाइड करके दे रहा है। मुझे यहाँ पे फिर से आने के लिए बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं ये चाहता हूँ, ये मैं आशा करता हूँ कि ये मंच ऐसे ही आगे बढ़े, ऐसे ही और लोगों को यहाँ पे आने का मौका मिले, उनकी बात आप सबकी तरफ पहुँचाने का मौका मिले और ये जो मैसेज है कि आप आपके जो पैशन है उसको प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो और एक सेटिस्फाइड जिंदगी कैसे जी सकते हो, ये और लोगों तक पहुँचाने के लिए हॉबी डूबी डू ऐसे ही काम करता है। थैंक यू सो मच।